हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आज के सेशन में देखेंगे। ओके, आपके कुछ चैप्टर्स को लेके चलेंगे और उनसे क्या क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक से बन सकते हैं उनकी बात करेंगे, और उनके आंसर किस प्रकार से लिखेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं आपके अलग अलग चैप्टर से, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which will together weigh 1 gram। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which will together weigh 1 gram। यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलेंगे और तब आपका 1 ग्राम बनेगा। ठीक है, 1 ग्राम। तो पहले आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, तो उसके आधार पर आप बता देंगे कि 1 ग्राम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, सेकेंड इसी का पार्ट है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और उस 1 मोल के लिए आपने मास यानी कि द्रव्यमान और उस पर चार्ज कितना है यानी कि आवेश, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपको पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, इतना किसका है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने होंगे, इतना मास कितने का है, एक इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, 1 ग्राम कितने का होगा, तो आप एक को इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 ग्राम इज द मास ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, तो टोटल कितने, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1.098 गुणा 10⁻27 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो आपका 1 ग्राम बनेगा। समझ रहे हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम तो एक इलेक्ट्रॉन का है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना वेट है। और पूछा क्या गया है कि अगर इतने ग्राम एक इलेक्ट्रॉन का है तो 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन का होगा। समझ रहे हो, तो फिर उस एक को हमने डिवाइड कर लिया कि जितने एक इलेक्ट्रॉन के हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 1.098 इंटू 10⁻27 आ गया है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को अगर आपस में क्या किया जाएगा, इनका टोटल वेट किया जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो 1 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितना होगा और उसका चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम 1 मोल की बात करते हैं दैट मीन्स टोटल कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1 मोल में आपके। किसी का भी आप 1 मोल बोलते हैं तो इतने ही पार्टिकल्स की बात होती है आपकी। अब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है दिस 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, इतना है, इतने की बात करते हैं आप, और ग्राम में आप इतना बताते हैं 10⁻28 kg। ठीक है, फिर आपने क्या कहा कि यहाँ पर हमने, चूंकि हमने निकालना है कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का, और एक इलेक्ट्रॉन का आपके पास है। सपोज आपको बताया गया कि एक बैग का वेट 5 kg है। ठीक है, तो ऐसे 5 बैग का बताइए, तो आप 5 को 5 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन का मास है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, टोटल इतने हैं, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर दिया, 9.1 इंटू 10⁻31, ये आपका 10⁻31 आ जाएगा केजी इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6.022 इंटू
10⁻23 से, ठीक है। तो आपका कितना आ गया मास? मास आपको मिल गया है बच्चे 5.48 इंटू 10⁻⁻7 kg। तो यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा? 5.48 गुणा 10⁻⁷ ठीक है। दूसरा चार्ज बताना है आपको, तो चार्ज भी आप सेम करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 का चार्ज बताना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यही किया। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? तो जितना एक में चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इससे, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि एक मोल में कितना चार्ज आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 9.65 10⁻⁴ कूलम। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पर आपको नाभिक दिए गए हैं, अलग अलग परमाणुओं के बारे में बताया गया है कि कितने वहां पर परमाणु का क्रमांक कितना है और साथ में परमाणु का द्रव्यमान कितना है वो आपको दिया गया है। और आपको क्या बताना है? हाउ मैनी प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, और दूसरा क्या बताना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बच्चे आपको पता होता है कि जो यहाँ पर परमाणु की संख्या होती है वही आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो वो तो दिया गया है। किसी भी फॉर्मूले को किस प्रकार से लिखा जाता है? किसी फॉर्मूले को आपका लिखा जाता है जेड, जहाँ पर जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, या जिसको आप क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और जहाँ पर ए क्या होता है आपका? एटॉमिक मास, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है। ठीक है, और एक्स आपका क्या है? एक्स आपका है सिंबल। ओके, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जिस प्रकार आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि कार्बन है 13 और 6, ये दिया गया है। 13 यानी जेड हो गया, 13 यानी ए हो गया आपका। ठीक है, यानी परमाणु का द्रव्यमान। जेड क्या है आपका? 6 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटोनों की संख्या आपका पता चल गया कि 6 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास, यानी जो परमाणु का द्रव्यमान है उसमें से माइनस क्या कर देंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक मास आपका कितना दिया गया है? 13 दिया गया है ए, तो 13 में से आप कितना माइनस कर देंगे? 6, तो कितना आ गया? 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके? 7। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी न्यूक्लियस के लिए। एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है और एटॉमिक मास आपको दिया गया है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। एटॉमिक मास दिया गया है, तो एटॉमिक मास से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर लेंगे और आपको क्या पता चल जाएगा बच्चे? आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से कार्बन का हमने निकाल लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, ये देखिए एटॉमिक नंबर जेड आपको दिया गया था 6। ठीक है, मास नंबर ए आपको दिया गया है 13। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जेड के इक्वल, तो वो 6 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल लेंगे? मास नंबर जो आपका है, या एटॉमिक मास जिसे आपने कहा 13, उसमें से आप 6 को माइनस कर लेंगे, तो 7 आपका क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया। ठीक है, सेम आपको ये एक एटम दिया गया है 8O16। ठीक है, यानी कि Z एटॉमिक नंबर 8 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, इसके बाद मास नंबर आपको 16 दिया गया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 16 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। नेक्स्ट है आपका 12 Mg24, यानी कि Z की वैल्यू 12 है। ठीक है, मास नंबर ए की वैल्यू 24 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 24 माइनस 12 यानी कि 12। ओके, एक और एटम है आपको दिया गया 26Fe56, तो Z हो गया 26, तो P भी आपका क्या हो जाएगा? 26, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर ए क्या है? 56 है,
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा 56 माइनस 26, तो टोटल आ गया आपका 30। तो कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 30 न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन हो गए 26। 38 एसआर 88 आपको एक और अन्य न्यूक्लियाई या एटम दिया गया है जिसमें जेड आपका 38 है परमाणु का क्रमांक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली 38 जो कि दिए गए हैं आपको। मास नंबर ए दिया गया है 88 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 88 में से आप 38 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी नाभिक दिया गया है जिसमें Z और A की वैल्यू बताई गई है तो आप उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बता सकते हैं। हो सकता है कहीं पर आपको न्यूट्रॉन्स बताए गए हों, एटॉमिक मास दिया गया हो, आपको एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा तो आप वहां पर भी क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को माइनस कर देंगे आपके जितना भी वहां पर मास नंबर दिया गया है या जिसको परमाणु का द्रव्यमान आप कह रहे हैं, द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं, वो एक ही वैल्यू से माइनस कर देंगे न्यूट्रॉनों की संख्या को, तो प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाएगी आपको। वही प्रोटॉनों की संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु का क्रमांक। ठीक है। और उदासीन अवस्था में आपका क्या होता है? परमाणु का क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन भी उसमें उतने ही होते हैं। बस जब वो आयंस बना लेते हैं तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैव अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंबल पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आप न्यू से बताते हैं। लेमडा आपकी वेवलेंथ हो जाती है। ठीक है। और वेव नंबर हो जाता है आपका। तो क्या आपको कैलकुलेट करना है? येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेवलेंथ वेव नंबर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या आपका फॉर्मूला होता है? यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। सी तो आपको पता ही होता है, प्रकाश की चाल 3 गुणा गया 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। लेमडा आपको दिया गया है 580 नैनोमीटर, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 580 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर आपका क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति आप यहाँ से निकाल लेंगे। प्रकाश की चाल को आप वेव लेंथ जो आपको दी गई है लाइट की उससे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो इतना आपको क्या पता चल गया बच्चे? 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी आपको पता चलेगी कि ये फ्रीक्वेंसी है। चूंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है, वेवलेंथ आपके पास है, तो आप वेव नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा या 1 अपॉन तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जिसे आप कहते हैं। ठीक है। तो 1/580 गुणा 10 की घात -9 मीटर, जो कि आपका ये क्या है? ये तरंग दैर्ध्य की वैल्यू जो आपने यहाँ पर मीटर में निकाली थी। ठीक है, वो है। तो इसको आप 1 को डिवाइड कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगी? आपको वेव नंबर मिल जाएगी। ठीक है। 1.7 इंटू 724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, ये आपकी क्या आ जाएगी? वेव नंबर आ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई होती तब आपको वेवलेंथ निकालना होता तो आप सेम इसी फॉर्मूले से निकाल लेते। वेव नंबर आपको दिया गया है तो आप वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो कुछ भी आपको कोई भी आपको टर्म यहाँ पर वैल्यू दी गई हो सकती है उसकी और दूसरे की आपको निकालनी होगी, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको वो टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जब वो पढ़ाया गया था वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron is in one of the 3D orbitals. Give the possible value of n, l और nl। ठीक है, ml फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी आपको किस किस की वैल्यू दिखानी है? आपको क्वांटम नंबर्स जो आपने पढ़े हैं उनके बारे में उनकी वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू आपके लिए क्या होगी? 3D ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो n वही होता है जो
नंबर ऑफ शेल होता है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या होगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, 3D क्योंकि आपको बताया गया है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एम की वैल्यू कितनी हो जाती है, एम की वैल्यू उस एल के लिए जितनी होंगी, 2 लिखा है तो यानी कि -2 से लेकर के और +2 तक हो जाएंगी, समझ रहे हैं, -2 से +2 तक क्या क्या हो जाएगी, -2 होगा, उसके बाद -1, फिर आपका क्या आएगा 0, फिर आ जाएगा +1 और +2, तो 5 वैल्यू हो जाएंगी इस प्रकार 3D के लिए, समझ रहे हैं। n की वैल्यू तो 3 यहाँ पर दी गई है, जो आगे लिखा गया है ये। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, d के लिए s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए p ऑर्बिट की बात करते हैं या p सबशेल की बात करते हैं, उसके लिए l की वैल्यू 1 हो जाती है, d के लिए 2 हो जाती है, f के लिए 3 हो जाती है, इस प्रकार से आप निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस फर्स्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेकंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ओके, क्या कहा गया, एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व का एक परमाणु है जिसमें कि 29 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 35 क्या है, न्यूट्रॉन है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी उदासीन परमाणु के लिए जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, इसीलिए तो वो उदासीन है, क्यों, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं और निगेटिव जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, संतुलन में ला रहे हैं, इस वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए वो उदासीन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताना है तो वो तो इलेक्ट्रॉनों से ही बताना है, तो इजी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हो जाएंगे, यानी कि 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस 29 के लिए आपने देना है, तो पहला 1s में जाएगा, फिर 2s, 1s में गया, 2s में गया, 2p, फिर 3s, 3p, फिर 3d, फिर 4s, ठीक है, तो इस प्रकार से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1 क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। आपको पता है 3d9 नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल्स के हो जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन 3d के बाद 4s में एक ही जाता है। ओके, डी ब्लॉक का ये एलिमेंट होगा क्योंकि इसका जो से बाहर वाला आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज H2 प्लस H2 एंड O2 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। H2 प्लस से क्या समझते हैं कि H2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, H2 न्यूट्रल है, उसने ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी को दिया है, O2 प्लस में इसने भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ओके, तो इस प्रकार H2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे हाइड्रोजन के, यहाँ पर 2 एटम्स की बात हो रही है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन में एक, दूसरे में 2, दूसरे में भी एक, तो यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है तो कितना बचा, एक ही बचा, ठीक है। H2 में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, एक में आपके 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, दो में हो जाएंगे 16, क्योंकि पॉजिटिव साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 16 में से एक जाएगा तो कितने बचे 50, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बता सकते हैं किसी भी स्पीशीज में, किसी भी आयन में, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है वहां पर, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि एक एटम में कितने हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप बता देते हैं कि 2 या 3 या 4 एटम में कितने होंगे, फिर अगर उसमें प्लस का साइन है मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर उसमें नेगेटिव साइन है दैट मीन्स कि उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो आप उतना प्लस माइनस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l एंड ml, ठीक है, आपको किस किस की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू बतानी है और एम एल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एन की वैल्यू आपको दी गई है कि एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 यानी जो थर्ड नंबर की शेल होगी उसकी बात हो रही है। थर्ड नंबर की शेल में क्या क्या हो सकता है, थर्ड नंबर की शेल में आपका एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर की शेल में 3 प्रकार की सब शेल्स हो सकती हैं, एस, पी और डी। ओके, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, यानी -1 टू +1,
और डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है -2 टू आपका +2। ml की वैल्यू कह रहे हैं, एल की वैल्यू तो एक ही होती है। एन की अगर एन के लिए तीसरे कोश में एस है, सपोज 3s है सपोज, तो 3s के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। 3p है अगर तो उसके लिए एल की वैल्यू 1, 3d है अगर उसके लिए 2। ml की वैल्यू देखते हैं तो s के लिए तो 0 है तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर p की बात करेंगे 3p की, तो 3p के लिए क्या हो जाएगा 1, तो -1 से +1 तक यानी -1, 0 और +1 तीन वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, 3d की बात कर रहे हैं अगर तो d के लिए -2 टू +2 चलेंगे। ओके, इसी प्रकार लिस्ट द क्वांटम नंबर ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिटल, ठीक है, या 3d ऑर्बिटल। ये आपका 3d ऑर्बिटल पहला है फॉर n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, ये हो सकता है। S के लिए 0 होगा, P के लिए 1 होगा और D के लिए क्या होगा 2, ठीक है। फॉर L इज इक्वल टू 0, ML इज ऑल्सो 0, ओके। फॉर L इज इक्वल टू 1, ML इज इक्वल टू +1, 0 -1, ओके, जो कि क्या है ये S वाली है, ये P वाली है और ये D है, ठीक है। और फॉर L इज इक्वल टू 2, अगर L की वैल्यू 2 होगी, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है आपका D के लिए होती है, ठीक है। फिर ml की 5 वैल्यूज बनती है +2, +1, 0, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्या बोला मैंने -2, -1, 0, +2, +1, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपकी क्या बनती है कक्षाएं भी बनती है। जैसे एस में आपकी कितनी कक्षाएं आती हैं, एक ही कक्षा आती है, ठीक है। और पी के लिए आपकी 3 वैल्यूज आ रही है +1, 0, -1, तो कितनी कक्षाएं बनती है पी की 3 बनती है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। और यहाँ पर डी के लिए आपके 5 वैल्यूज आ रही है एमएल की, -2, -1, 0, +2, +1 ये आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या बता देते हैं फिर आप बताते हैं कि डी में 5 ऑर्बिटल +1, +2 फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में है तो उसके लिए ml की वैल्यू और l की वैल्यू क्या होगी, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएंगी बच्चे, ml की 5 वैल्यूज हो जाएंगी इसके लिए -2, -1, 0, +1, +2 सेम वही। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n तो पहले से ही बता रखा है कि 3d है यानी कि तीसरे नंबर की शेल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, कौन कौन सी पॉसिबल है ऑर्बिटल 1p, 2s, 2p एंड 3s। तो आपको पता है 1p नहीं हो सकता है, 1 जो पहली शेल है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आपकी बनती है जो s की होती है 1s, ठीक है। 2s पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल है, 3f भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि थर्ड नंबर की जो शेल होती है उसमें 3 ही आपकी सब शेल बनती है, एक s, दूसरा p और तीसरा d, ठीक है। f कहाँ से शुरू होता है, f आपका फोर्थ से शुरू होता है। तो जब पॉसिबल बोल रहे हैं यहाँ पर तो पॉसिबल कौन कौन सी नहीं है वो आपकी कौन कौन सी हैं, 1p और 3f आर नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल में आप क्या लिखेंगे 2s, 2p आर पॉसिबल। क्वांटम नंबर आपने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं किस प्रकार से उनको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन H, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट whose outermost electronic configuration are represented by 3s1, 2p3 and 3d6, which atom are indicated by the following configuration He2s1, Ne3s2, 3p3 और Ar4s2, 3d1, okay। सबसे पहला राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है आपको। एक आपको दिया गया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, हाइड्रोजन का आपका 1s1 होता है क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में है 1s1, ठीक है। और Na पॉजिटिव कहा है तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो सोडियम में होते हैं 11, जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, उसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, ओके हो गए टोटल 10। O2 निगेटिव दिया गया है तो उसके लिए 1s2, 2s2, 2p6,
यानी कि 8 तो इसमें पहले से होते हैं और 2 निगेटिव क्या दिखा रहा है आपको कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। 8 पहले से थे इसके पास तो 2 और ले लिए हैं किसी से तो 10 हो गए। तो 10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम वही होगा जो Na पॉजिटिव के लिए दिया आपने, ठीक है। फ्लोरीन निगेटिव, तो फ्लोरीन के पास 9 पहले से होते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, अब F निगेटिव बनाता है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p। सेकंड है आपका व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट whose outermost electronic configuration are represented by 3s1। तो 3s1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3s1 रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमने सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, यानी सबसे बाह्यतम शेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे बाह्यतम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है 3s में, तो उससे अंदर दो आपके और शेल आएंगी जिनमें की अलग अलग सब शेल्स आएंगी, ठीक है। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दो में 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6। तो टोटल कितने हो गए 10 और 3s में 1 11। 11 किसका होता है? सोडियम का होता है, ठीक है ना। दूसरा है Z इज इक्वल टू 7 फॉर 2p3। 2p3 से पहले क्या क्या आ जाएंगे 1s2 आ जाएगी और 2s2 आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो चार वो हो गए, तीन ये सात, तो सात परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन। दूसरा क्या बताया 3d6। 3d6 से पहले क्या क्या आ जाएगा आपका 3d6 से पहले आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तब आपका 3d6 होगा, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे 26 Z26 यानी कि Fe होगा ये आयरन। He2s1 He यानी कि हीलियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिखेंगे और उसके बाद 2s1 यानी कि जो उसके बाद की शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो 1s2 2s1, तो ये किसका होता है? ये होता है लिथियम। लिथियम में तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन नियॉन और नियॉन के बाद 3s2 3p3 ये होता है फास्फोरस का। आर्गन फिर 4s2 3d1 ये होता है स्कैंडियम का। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया जाएगा तो उसके लिए आप एलिमेंट बता देंगे और वो एटम कौन सा है वो भी आप बता देंगे। Using S, P and D notations, describe the orbitals with following quantum numbers। ठीक है, आपको बतानी है कौन सी ऑर्बिटल होगी। N इज इक्वल टू 1 यानी पहली और L की वैल्यू 0 तो ये 1s होगी। N 4 यानी कि फोर्थ नंबर की शेल है और L की वैल्यू 3 है तो ये कौन सी हो जाएगी 4f हो जाएगी। और N की वैल्यू 3 है यानी कि थर्ड नंबर की शेल है और L की वैल्यू 1 वो किसके लिए होती है P के लिए होती है तो 3p हो जाएगा। और D है आपका N इज इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ नंबर की आपकी शेल है लेकिन एल की वैल्यू कितनी है 2 तो 4d हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला 1s, दूसरा 4f और तीसरा आपका क्या है टीपी और चौथा है आपका 4d। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस सेशन में जितने भी प्रश्न कराए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए